नमस्ते जी। मैं आपका भाई भूपेंद्र अहलावत हूँ। आज 9 जनवरी 2024 हो चुकी है। आज DSSS-B में जो क्लर्क की भर्ती निकली हुई हैं उसके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। अभी सुबह उठ के ही मैं नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ रहा था। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी लगने के लिए क्या चाहिए? एक बार एक चुटकुला है, वो सुनाऊंगा मैं आपको। एक बार एक सरदार जी थे। वो रोज गुरुद्वारे में जाते और अरदास करते, विनती करते कि हे वाहेगुरु, मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दे। और ये अरदास करते करते उन्हें 15 साल हो गए। मतलब वो लगे थे, रोज आना जाते कि हे वाहेगुरु, मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दे। और डेली इसी बात को वो रिपीट करते। 15 साल जब हो गए तो वाहेगुरु प्रकट हो गए, खुद प्रकट हो गए। और उन्होंने उसको कहा कि अरे भाई, मैं आपकी लॉटरी तो लगा दूं, लेकिन 15 साल से आप अरदास तो कर रहे हो, लेकिन कभी लॉटरी का टिकट आपने नहीं खरीदा। तो आप अगर लॉटरी लगवाना चाहते हो, मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी लगा दूं, लेकिन उसका टिकट तो खरीद दो। तो यही बात हमारे बच्चों के साथ हो रखी है। जितने भी हम समाज में बात करते हैं, सब कहेंगे जी सरकारी नौकरी पे लगवा दो, सरकारी नौकरी पे लगवा दो। फार्म भरने में कोताही करते हैं, फार्म भरते नहीं। जब अब ये जो फार्म निकले हुए हैं, इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपये फीस है। चाहे वो जनरल कैटेगरी की हैं, OBC की हैं, SC की हैं, महिलाओं के लिए टोटली फ्री। इसके अलावा जो ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, सबके लिए फ्री। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जिनको कहते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं। और सिर्फ 100 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए और OBC कैटेगरी के लड़कों के लिए। तो आप ये देखिए कि इस भर्ती की में हमने फार्म भरने चाहिए। तो मैं सुबह सुबह सब पहला कदम क्या होता है सरकारी नौकरी के लिए कि फार्म कोई भी बच्चा ज़रूर भरे। हर शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज छप के आता है, रोजगार समाचार शुक्रवार को छपता है, शनिवार को मिल जाता है। बच्चों को वो लेना चाहिए। उसमें तमाम सरकारी नौकरियां निकलती हैं। और जब तक उसकी नौकरी ना लग जाए, उसको धड़ाधड़ फार्म भरते रहना चाहिए। उससे अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न का पता चलता है। दूसरी बात क्या है कि पहली बात तो कि फार्म भरें। दूसरी बात क्या है कि फार्म को ठीक तरीके से भरें। अब जैसे ये वैकेंसी आई हैं, तो ये नोटिफिकेशन आया है एक 22 दिसंबर 2023 को इन वैकेंसीज के बारे में। ये 28-30 पेज का नोटिफिकेशन है। हालांकि इसमें काम की बातें 28-30 पेज पे नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चे को, जो नया बच्चा है, उसको एक एक बात को पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी जाती हैं नोटिफिकेशन में। कितने नंबर का क्या आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, मेरिट किस आधार पे बनेगी, OBC कौन से मान्य हैं, सारी चीज़ें विस्तार से दी जाती हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फार्म भरें। अच्छा, इसको भरने के बाद ही कोई भी व्यक्ति ये बता पाता है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए। तो अब जैसे मुझे भी आज सुबह ये देखना था कि इसमें फार्म भरने के लिए खास निर्देश क्या है। मैंने वेबसाइट चला के देखी, तो वेबसाइट अभी नहीं चल रही। शायद कुछ दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत देर में 10-11 बजे के आसपास वो ठीक कर दी जाएगी, जैसे ही ऑफिस का टाइम होगा और वो लोग वहाँ पे आएंगे। अभी वो खुल नहीं रही वेबसाइट। तो ये कोई बड़ा सीरियस इशू नहीं है, ऑफिस के टाइम पे वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे बच्चों को ये
सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि फार्म को कैसे भरें। इसमें अच्छे से ये बताया गया है कि DSSB, DSSS का जब आप फार्म भरेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके बारे में निर्देश दिए हुए हैं। इस बोर्ड की में रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है, तो ये साफ लिखा हुआ है कि उस वक्त जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बने, आप उसको अच्छे से संभाल के किसी लिख लें, डायरी में लिख लें, कॉपी में लिख लें। बच्चे को एक डायरी तो अपनी बनानी चाहिए कि जिसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, रोल नंबर वगैरह लिखता रहे। हमारे बच्चों का तो इतना कैजुअल व्यवहार, कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि वो कहेंगे जी रोल नंबर ही मेरे को तो पता नहीं, क्या फार्म भरा था, फार्म नंबर ही नहीं पता। तो बच्चे को जिसको नौकरी चाहिए उसमें खुद में ये लगन होनी चाहिए कि वो एक डायरी अपनी विशेष, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, एक इस काम के लिए बना ले कि कब कब उसने कौन कौन से फार्म भरे, और उनकी जो जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें गहराई से मतलब अच्छे से नोट करें। तो इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो एक बार होता है। अगर पहले किसी बच्चे ने DSSB का कोई फार्म भर रखा है, DSSS का, सॉरी बोलने में DSSB आता है, तो DSSB का फार्म अगर किसी ने भर रखा है तो वो ये रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है। इसके साथ साथ बच्चे को जो मैंने अब सुबह उठ के ये इंस्ट्रक्शंस पढ़े, निर्देश पढ़े, तो बच्चे को अपना एक ईमेल आईडी और एक परमानेंट फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ रखनी है। वो आगे तक काम आएंगी, उन पे OTP आएंगे या उन पे कम्युनिकेशन किया जाएगा, सूचना भिजवाई जाएगी। तो हमारे यहाँ प्रचलन क्या देखा है कि बच्चे अपना मोबाइल नंबर लेंगे, फिर उसको इधर उधर इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़े से दिन में उसको बदल देंगे। तो बहुत से बच्चे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस के कैंप में भी आते हैं, तो उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन की जब बात आती है तो वो कहते हैं जी वो OTP वाला नंबर तो अब हमारे पास नहीं है। तो बच्चे को एक अपनी ये आदत बनानी चाहिए कि उसके पास एक ही नंबर हो और परमानेंट नंबर हो, वो चलता रहे। मेरे पास एक ही नंबर है परमानेंट, और वो लगभग पिछले 20 साल से वही चल रहा। तो उससे आदमी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी बनती है कि हाँ हमारे वाले बंदों के पास तो आप अपना एक परमानेंट ईमेल आईडी क्रिएट करिए। उसके भी ईमेल आईडी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, उसका पासवर्ड क्या है, रिकवरी के लिए कौन सा फ़ोन नंबर डाला है, कौन सी ईमेल आईडी रिकवरी के लिए डाली है, वो सारी चीज़ें विस्तार से उस डायरी में जो आप बनाएंगे उसमें लिख लीजिए। और फिर ये रजिस्ट्रेशन करिए अच्छे से। इसमें भी बताया कि भाई जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 15 KB से बड़ा और 60 KB से छोटा। तो आप सारे निर्देश खुद से पढ़िए, क्योंकि नौकरी जब लगेगी जब चीज़ों को आप खुद से करना सीखेंगे। दूसरे के मतलब, अब जैसे हमने बता दिया कि नोटिस भिजवा दिया, अब मैं सुबह सुबह देख रहा था कि हिंदी वाला मुझे मिल जाए, वो हिंदी वाला नहीं मिला, क्योंकि इंग्लिश वाला ही मिल रहा है बार बार ये। तो हिंदी वाला मिल जाता तो मैं सभी बच्चों को हिंदी वाला नोटिफिकेशन भेजता, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी हिंदी पे अच्छी पकड़ है, तुलनात्मक तौर पे इंग्लिश पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। फिर भी मैंने देखा कि कोई मुश्किल इंग्लिश इसमें नहीं है कि जिसमें किसी को पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत आए। बिल्कुल आसान स्तर की इंग्लिश है। कोई भी बच्चा इजीली नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस तारीख को क्या होना चाहिए, वो लिखी हुई है। तो आप लोग इसको पढ़िए। और एक दूसरी बात मैं आपको एक बड़ा भाई होने के नाते जो कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारे देहात में बच्चों की संकीर्ण सोच बहुत है। वो संकीर्ण सोच क्या है कि अगर कोई एक फार्म निकल गया तो वो अपने पड़ोसी को बताना या अपने दोस्त को बताना उसको ठीक नहीं समझते। वो सोचते हैं कि कहीं इसकी नौकरी लग जाए और आप रह जाओ। इस प्रकार की सोच हमने देखी है कि वो फार्म आएगा तो वो चाहेंगे कि मैं भर लूँ इसको, और जब इसकी लास्ट डेट निकल जाए तो मैं किसी को बताऊं तक भी वो फार्म निकले हुए थे, तूने नहीं भरे क्या। जबकि परमात्मा उस व्यक्ति की मदद करता है,
जीवन में जिसका मन साफ होता है। आप ये बात मान के चलिए कि परमात्मा आपको तरक्की जब देगा जब आप दूसरों की भला करने की सोच रखेंगे। मेरे एटलीस्ट मेरे जीवन में तो मैंने यही महसूस किया है। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में सभी बच्चों को पहले तो आप अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन करना सीखिए, फिर पड़ोस में बताइए। नौकरियों की कमी नहीं है, महासागर है। जैसे एक महासागर में पानी होता है, जिसको जितनी बाल्टी चाहिए वो भर लो, इसी प्रकार नौकरियां हैं। कोई पड़ोसी के लगने से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नौकरी ना मिले। आप अपने जितने भी दोस्त मित्र परिचित हैं बेरी हल्के में, उन सब तक इस बात को पहुंचाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि बेरी हल्के के बाहर भी पहुंचाइए, क्योंकि हमारी तो संस्था बेरी हल्के में काम कर रही है। इसलिए हमारा मोटिव ये है कि बेरी हल्के में हम रिमार्केबल काम दिखाएं। अभी पिछले 2 साल से कर रही है, तो 32 के करीब बच्चे जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनको हमारी संस्था ने अलग अलग तरीके से मदद करी, वो 32 बच्चे सरकारी नौकरी पे लग गए। तो हमें खुशी होती है कि हाँ, उस वक्त उन बच्चों की हमने इनाम दे के दौड़ में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया, या किताबें दी, या हमने कैश दिया। और वो बच्चे कोई, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत सुपर रिच परिवारों के नहीं हैं, बहुत अमीर परिवारों के नहीं हैं। और हम काम करना भी जो सामान्य परिवार हैं उन्हीं के लिए चाहते हैं। क्योंकि हमने एक संघर्ष का, मैंने खुद जीवन देखा, हमारी संस्था में जो और लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने संघर्ष का जीवन देखा है। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि उस संघर्ष का जो हमारे जैसे दूसरे बच्चे उसको फेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा या जितना भी हम कम कर सकें या जितनी भी उनकी मदद कर सकें वो मदद करें। तो आज 9 जनवरी हो चुकी है 2024 की। ये सुबह मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो को पूरा देखने की आदत डालिए। आप बच्चे जो है ना, वो सुबह से शाम तक ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं कि भाई शाम को उनसे कोई पूछे कि भाई आज का क्या कोई क्या अच्छा काम किया या क्या आपने गेन किया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि मैंने ये चीज़ सीख ली या वो काम कर लिया या मैं 1000 रुपये कमा के लेके आया। कुछ नहीं, वो पूरा दिन इस पे रील्स देखते रहते हैं। एक रील देखेंगे, दूसरी देखेंगे, वो धीरे धीरे घंटों। लेकिन जो काम के वीडियो हैं वो 10-15 मिनट के होते हैं, उनको वो देखना मतलब एक बोझ सा उनको लगने लग जाता है। तो ये जब बोझ लगना, जब तक बोझ लगेगा तब तक फ़ायदा नहीं होगा। जब बोझ लगना बंद हो जाएगा और आपको देखोगे कि हाँ, हमारे काम के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो हैं, एजुकेशन वाले वीडियो हैं, तब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाओगे। कई बच्चों ने के फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास पर्टिकुलरली कि जी आप किस प्रकार की मदद करोगे। सिवाना गांव से भी आए हैं, दूसरे कई गांव से आए हैं। और मतलब हालांकि हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जुगाड़ वगैरह की तरफ ध्यान मत दो, फिर भी बच्चे हमारे क्षेत्र के जिज्ञासा लिए हुए हैं और वो बार बार ये पूछते हैं कि जी आप किस प्रकार की मदद करोगे, आपकी संस्था किस प्रकार की मदद करेगी। तो कैमरे के ऊपर बताना और फ़ोन के ऊपर बताना, शायद ये लंबी चर्चा इतनी संभव नहीं हो पाती, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम हर प्रकार की मदद करेंगे, हर प्रकार की। अगर किसी बच्चे के पास ये फार्म भरने की फीस नहीं है तो हम लोग उसकी फीस भी देंगे। हमें बच्चा ये मटेरियल ऐसा चाहिए जो हाँ, बच्चे के अंदर वो चिंगारी हो, वो आग हो कि वो जीवन में कुछ करना चाहता हो। अगर किसी के पास किताबें नहीं हैं तो हम उसको किताबें भी देंगे। कोई बच्चा उसके अंदर दम है और वो कोचिंग लेना चाह रहा है, अगर उसके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम उसको कोचिंग लेने के लिए पैसे भी देंगे। जिस प्रकार की भी मदद नौकरी लगने के लिए ज़रूरी है, कम शब्दों में मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत विस्तार से हम फ़ोन पे भी नहीं बता पाते। तो जिस प्रकार की भी मदद की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका एहसास आभास हमें पहले से ही है और वो सारी की सारी मदद हम करेंगे।
कुल मिला के स्टेनोग्राफर की भी कुछ पोस्ट हैं 2168, LDC की हैं, क्लैरिकल की हैं, जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं। तो उसके अलावा लगभग 200 पोस्ट स्टेनोग्राफर के भी हैं। ये जो पोस्ट कोड 802/23, इसमें 100 रुपये फीस में या फ्री में अगर एक ई फार्म भरेंगे आप तो 2354 पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें से 1200 पोस्टें हम डेयरी हल्के में घसीट के लेके आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। कोई संविधान का बंधन नहीं है, कोई कानून का बंधन नहीं है, कोई क्षेत्र का बंधन नहीं है कि दिल्ली के इन क्लर्कों में से 1200 बच्चे हमारे हल्के से सिलेक्ट हो जाएं। तो इसमें कोई मनाही नहीं है कि भाई नहीं बेरी हल्के के इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, बेरी हल्के के मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो धीरे धीरे अब हम जब से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव हो रही है। पीछे एम्स में भी हमने जब प्रचार किया तो लोगों को यही नहीं पता था कि झज्जर जिले में कोई एम्स में सरकारी भर्ती निकली हुई है। हमने प्रचार किया, 3000 रुपये फीस थी, तो उसको देख के बच्चे डर गए। हमने उसमें से 1500 रुपये देने दिए तो 3 बच्चों का सिलेक्शन हो गया 75 में से। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 4% बन गए। अगर हरियाणा में 190 वैकेंसी निकलती हैं तो 90 हल्के हैं, एक हल्के के हिस्से में 1 वैकेंसी आएगी। 100 वैकेंसी निकलती हैं तो ये 1% के हिसाब आसपास वैकेंसी आएंगी एक हल्के के हिस्से में। और थोड़े से प्रयास में हमने अपना हल्का 4% पे पहुंचा दिया। ये तो हरियाणा की बात है, जबकि एम्स में तो पूरे देश से बच्चे आते हैं, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, तो जो भी भर्ती हुई हैं। तो धीरे धीरे हमारा हल्का प्रगति कर रहा है और आगे बहुत प्रगति करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस इसी बात पे रहेगा कि बच्चों को सरकारी नौकरी पे लगवाया जाए ताकि स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबिलिटी आए। हमारे बच्चे, गुजरात के बच्चों की जो व्यापार में सक्षम नहीं है, उनकी पीढ़ियों ने व्यापार नहीं कर रखा। खेती बाड़ी और खेती बाड़ी से जुड़े हुए कामों में ही हमारे जो पीढ़ियां हैं वो लगी जाएगी। व्यापार करने की सोच या व्यापार करने के जो नियम हैं वो हमारे बच्चों को नहीं पता, इसलिए वो जब नया व्यापार करते हैं तो उसमें नुकसान खा लेते हैं। धीरे धीरे वो भी सीख रहे हैं, वो भी अच्छा है। सम्मानजनक कोई भी रोजगार हो, सभी अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे कंफर्टेबल हमारे एरिया के बच्चों के लिए है वो है सरकारी नौकरी। तो हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास परमात्मा को साक्षी मान के हम करते हैं, सच्चे मन से करते हैं और परमात्मा भी मेहर रखते हैं। कभी भी हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते, बर्बाद नहीं होते, वो परिणाम जरूर दिखाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने फॉर्म तुरंत भरिए। अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे सब कुछ, अपना परमानेंट ईमेल आईडी और परमानेंट फ़ोन नंबर नोट करके रखिए। फॉर्म में भरते हुए कोई गलती ना करिए, निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज ही ये कहिए कि वो अपना फॉर्म भर लें। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे कि कैसे हमने बच्चों की मदद करनी है, कैसे उन तक अगर किसी को किताबें देनी है तो वो कैसे पहुंचानी है, उस सारी चीज़ों के ऊपर हमारी संस्था काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत।